हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखी है रीट की तैयारी, जिसमें से मैं आज आपको करवा रही हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास। ये आपने बहुत ही बार सुना होगा संज्ञानात्मक विकास, और ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें इससे सवाल नहीं आया हो। संज्ञानात्मक विकास जो है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं, इस सिद्धांत को जो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। वैज्ञानिक थे ये, स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास को समझाया था। देखिए, संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो जो ज्ञान है वो उसका शब्द निकल के आता है कि संज्ञान का मतलब है ज्ञान। ज्ञान की दृष्टि से विकास किस तरीके से होता है एक बालक में, उसी के बारे में जीन पियाजे ने बताया है। और जीन पियाजे ने इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है या डिस्कवरी है वो अपने खुद के बच्चों पर ही की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास का संबंध परिवेश को समझने, समस्याओं का हल ढूंढने, तर्कपूर्ण अमूर्त ढंग से सोचने की क्षमता है। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। देखिए, जो सेकंड पॉइंट है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो जीन पियाजे थे वो कहाँ के रहने वाले थे। तो देखिए, इतना डीपली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो संज्ञानात्मक विकास का संबंध जो है परिवेश को समझने, समस्याओं का हल ढूंढने, तर्कपूर्ण अमूर्त ढंग से सोचने की क्षमता से है। मतलब किसी ज्ञान के बारे में अगर बात हो रही है तो इसमें हम लोग संज्ञानात्मक जो है वो सबसे पहले वर्ड ढूंढेंगे, क्योंकि संज्ञान का मतलब ज्ञान होता है जिसमें बालक की जो सोचने समझने की शक्ति है, भाषा जो विवाद है उसका किस तरीके से वो भाषा से रूपी समझाता है, इशारों से समझाता है, उसका जो सोचने विचारने का तरीका है वो तर्कपूर्ण है या अमूर्त तरीके से सोचता है। वो देखिए, मूर्त और अमूर्त पे थोड़ी डिटेल वे में बाद में बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि संज्ञान का मतलब सोचने विचारने से है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय क्या हैं, तो कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। टर्म्स भी आपसे एग्जाम्स में ऐसे ही पूछ ली जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है अनुकूलन, जिसको हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं। देखिए, अनुकूलन का मतलब है वातावरण के अनुसार अपने आप को किसी भी परिवेश में ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। यानी अगर वातावरण के अनुसार कोई भी व्यक्ति या जो जीव है वो अपने आप को वातावरण के अनुसार परिस्थिति में ढाल लेता है, तो उसको हम लोग अनुकूलन कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल हम लें तो जिराफ जो थे वो पहले छोटे गर्दन के हुआ करते थे, ठीक है, और फिर उन्होंने पत्तियां वगैरह खाना स्टार्ट किया। तो पत्तियां जब नीचे वाली पत्तियां ख़त्म हो गई तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ऐसे हम लोगों ने पता लगाया कि उन्होंने अपनी जो गर्दन है उसको स्ट्रेच आउट करना शुरू कर दिया, यानी खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि जंगल में जो थे वो बड़े पेड़ थे और बड़े पेड़ की पत्तियां खाने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन को खींचना शुरू कर दिया। इस तरीके से खींचते खींचते कई साल बाद में जो जिराफ है उसकी उत्पत्ति हुई और वो गर्दन लंबी के ही पैदा होने लग गए। मतलब जो जिराफ की जो न्यू जनरेशन आई उनमें उन सब की गर्दन जो है वो लंबी थी। तो उन्होंने परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, तो इसी को हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं या अनुकूलन बोलते हैं, ठीक है। अब अनुकूलन में ही पहला पॉइंट जो आता है वो आता है आत्मसातकरण, जिसको एसिमिलेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। मतलब आप में कोई पूर्व ज्ञान है और उसको आप जो अभी जो प्रेजेंट ज्ञान हुआ है, प्रेजेंट नॉलेज जो आपको हुई है,
उसमें आप उसको जोड़ रहे हैं तो उसको हम लोग आत्मसातकरण कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कोई बच्चा है और उस बच्चे को ये पता है कि कबूतर जो है वो उड़ता है, ठीक है, उसने उसके पंख देखे और देखा कि कबूतर उड़ता है, लेकिन उसने थोड़ी देर दिनों बाद में ये देखा कि चिड़िया जो है वो भी उड़ रही है, कौवा जो है वो भी उड़ रहा है। तो उसने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि कबूतर ही नहीं उड़ता है, बहुत सारे पक्षी जो होते हैं उनके पंख होते हैं और वो उड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो उसने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा है उसको हम लोग आत्मसातकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आपका वो है समायोजन। देखिए समायोजन का मतलब क्या है, जिसको हम लोग अकोमोडेशन भी बोलते हैं। पूर्व ज्ञान की योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। मतलब जो हमारा पूर्व ज्ञान है उसकी योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ जो तालमेल बिठाया है उसको हम लोग ने समायोजन कह दिया है। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी वैज्ञानिक रूप से सोचने लग गए हैं, जबकि पहले वो अंधविश्वास की जो बेड़ियाँ थी उनमें जकड़े हुए थे। जैसे मान लीजिए कि पहले जो है उनको जब कोई बीमारी हो जाती थी, टाइफाइड हो जाता था, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता था, तो क्या करते थे, झाड़ा फूक करते थे। अभी भी काफ़ी करते हैं लेकिन बहुत हद तक कम हो चुका है। तो क्या करते थे, झाड़ा फूक करते थे। लेकिन जब समझ में आया, नया ज्ञान मिला उनको, तो उन्होंने क्या किया, इसकी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। वैक्सीनेशन के साथ साथ डॉक्टर्स को प्रेफर करने लग गए। तो इस तरीके से जो नए ज्ञान में उन्होंने समायोजन करके नया अपना तालमेल बिठाया है नए ज्ञान के साथ, तो उसी को हम लोग समायोजन या अकोमोडेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण या फिर डिसेंटरिंग बोलते हैं इसको। एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान के अलग अलग तरीके से सीखना विकेंद्रीकरण कहलाता है। मतलब कोई एक समस्या है उसको अलग अलग तरीके से समझ पाना ही विकेंद्रीकरण है। समस्या का समाधान निकालने के लिए अलग अलग निष्कर्ष निकालना, विकल्प निकालना, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जैसे कोई पेड़ है, पेड़ पे आप हरा क्यों है, तो ये पेड़ हरा क्यों है, इसका कनेक्शन जो है थोड़ा सा सन के साथ है, हवाओं के साथ है, ये किस तरीके से भोजन का अवशोषण करता है, ये हरा रंग ही क्यों, पीला रंग भी तो कर सकता है, नीला रंग भी तो कर सकता है। तो इस तरीके से एक चीज़ को डिस्कवर करने के लिए कई विकल्प बाहर निकल के आते हैं, तो उसको हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, संज्ञानात्मक की विकास की अवस्थाएं उन्होंने 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अवस्थाएं बताई और ये इसी क्रम में व्यवस्थित है जिस क्रम में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। तो देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं थी। 4 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था कौन सी थी, इंद्रजनित गामक अवस्था, अवस्था संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, तो ये जो दोनों अवस्थाएं हैं, ये इनमें जो की पॉइंट्स है वो इंद्रिय जनित और अवस्था संवेदी। तो ये दोनों ही आपसे किसी भी रूप में पूछी जा सकती हैं, तो आप कंफ्यूज ना होएं, दोनों ही एक के ही नाम है। ये जो होती है, ये अवस्था जो होती है जन्म से लेके बालक की 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट आपकी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष तक की होती है। और फोर्थ आती है आपकी औपचारिक या अमूर्त सक्रिय अवस्था जो कि 12 वर्ष से ऊपर की होती है। तो ये चारों इसमें आपके इसी क्रम में पूछी जाती हैं और इसके साथ साथ बालक की जो एज है वो भी आपको पूछी जाती है। तो ये तो आपको लर्न करनी ही होंगी। चलिए अब इसको डिटेल वेज में पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें अगर संवेदी गामक अवस्था जो है, या संवेदी गामक अवस्था को हम लोग इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोलते हैं, तो ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, यानी ये शिशु में पाई जाती है संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। देखिए इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदों के द्वारा जो अवस्था निकल के आती है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इंद्रिय जनित या संवेदी जो होती है वो हमारी इंद्रियों से रिलेटेड होती है। किस तरीके से कि देखिए बच्चे का संज्ञान
शारीरिक क्रियाओं में ही केंद्रित होता है। शिशु चीज़ों को पकड़ता है, मुंह में डालना, चूसता है, देखता है, सुनता है, सीखता है और सिर धड़ हाथ पैर हिलाता डुलाता है। यानी बच्चा जो है इस टाइम पे उसका जो माध्यम होता है अपनी बात को कहने का, वो भाषा नहीं होता है, वो बोल नहीं पाता है, वह केवल इशारों में समझा सकता है या फिर उसकी जो जितनी भी उसकी मतलब जो माध्यम है अपनी बात को समझाने का, वो उसकी इंद्रियां ही होती हैं। यानी उसे अगर किसी चीज़ को समझाना है तो वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करेगा, भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस अवस्था के अंतिम चरण में बच्चा हर चीज़ को शारीरिक क्रियाओं द्वारा समझाता है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एक बच्चा जो है अगर उसको भूख लग रही है, मान लीजिए उसको भूख लग रही है, तो वो छोटा बच्चा है, शिशु है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक का बच्चा है, तो वो ये नहीं कहेगा आपको भाषा के माध्यम से कि भूख लग रही है, मम्मी भूख लग रही है, या फिर जो भी उसका केयर टेकर है उसको नहीं बोलेगा कि हम मुझे भूख लग रही है, वो उनको रो के बताएगा। तो रोने से हमें पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लग रही है। तो वो ऐसा नहीं है कि रोएगा तो भूख लग रही है तो रोएगा, और उसको कोई बीमारी हो गई है तो वो कह देगा या फिर कुछ और एक्टिविटी करेगा तो उसको बीमारी होएगी तो भी वो रोएगा, पेट दर्द होगा तो भी वो रोएगा, बुखार होएगी तो भी वो रोएगा। तो इस वजह से उसकी जितनी भी अवस्थाएं हैं वो केवल इंद्रिय जनित पर ही डिपेंड करती हैं। किसी चीज़ को अगर उसको पकड़ना होगा तो वो हाथ पैरों को हिलाएगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा तो हाथ पैरों को हिलाएगा। तो इस तरीके से जो उसकी इंद्रियां हैं वो काम करती हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संवेदीगामक अवस्था, ठीक है, जो कि हमने नीचे ड्राइंग के साथ भी समझाया आपको कि इसमें आँख, मुंह और नाक जो होते हैं वो ही बच्चे के क्या करते हैं, काम करते हैं। इसका माध्यम सिर्फ है इंद्रिय जनित गामक अवस्था का, इंद्रियां ही होती हैं, भाषा माध्यम नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अवस्था है वो आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें क्या होता है कि बालक प्रतीकात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष तक की होती है, जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था भी बोलते हैं। इसमें क्या है, देखिए बालक जो है वो प्रतीकात्मक अंतः क्रिया करने में सक्षम होता है। इजी लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलें तो इसमें जो बच्चे का ट्रांसफॉर्म करने का या जो अपनी बातें कहने का माध्यम जो है वो भाषा होता है, ठीक है। इसमें जो बच्चा है वो भाषा से अपने माता पिता को या अपने केयर टेकर को समझा सकता है, ठीक है। और इसमें बालक प्रतीकात्मक अंतः क्रिया करने में सक्षम होता है, यानी प्रतीक करने में सक्षम होता है। वो किसी चीज़ को दिखाने में, जैसे शिशु तो क्या होता है वो दिखा नहीं सकता है, शिशु सिर्फ रो सकता है, उसको जो चीज़ चाहिए उसके लिए वो रोने लग जाएगा। लेकिन अगर बालक को कोई चीज़ चाहिए तो वो इशारे करने लग जाएगा, आंखों से इशारे कर देगा, हाथों से इशारे कर देगा, या भाग के वो चीज़ आपको उठा के दे देगा कि मुझे तो यही चाहिए। अगर खिलौना है तो खिलौने में कोई उसके ड्राइंग में दिखा दिया तो वो उस चीज़ समझा देगा कि मुझे ये चीज़ आपके द्वारा चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बालक जो है वो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया करने में सक्षम होता है। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन मूर्त होता है, यानी कि इसमें जो उसको चीज़ें दिखाई देती हैं। देखिए मूर्त और अमूर्त क्या होता है, सबसे पहले ये सुनिए। मूर्त का मतलब ये होता है कि आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। सोचना नहीं, मतलब जो दिख रही हैं वही आप बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग मूर्त कहते हैं। और अमूर्त का मतलब आ जाता है जो दिखाई नहीं देती हैं, जो इमेजिन करते हैं हम लोग, जो सोचते हैं, उसको अमूर्त कहा जाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो मूर्त चिंतन होता है वही होता है। मान लीजिए बच्चे को कोई बहुत बड़ा टेडी बियर दिखाई दे गया, ठीक है, बहुत बड़ा खिलौना होता है, सॉफ्ट टॉय, तो टेडी बियर दिखाई दे गया तो उसे भी वैसा ही टेडी बियर चाहिए। तो वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे ऐसे पीले रंग का टेडी बियर चाहिए, ब्लैक कलर का टेडी बियर चाहिए, इससे छोटा चाहिए, खड़े होने वाला टेडी बियर चाहिए। उसे तो जो सामने दिख गया है टेडी बियर वही चाहिए। तो जो मूर्त अवस्थाएं हैं उन्हीं पर डिपेंड करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट देखिए,
उसकी रुचि केवल जो उन वस्तुओं और अनुभवों में होती है जो वर्तमान में संबंध रखती है। यानी उसकी रुचि जो है केवल उन्हीं अनुभव पर वस्तुओं पर अनुभव करती हैं जो कि वर्तमान से संबंध करती हैं। उसको इमेजिन से कोई मतलब नहीं है, उसको पास्ट फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। अगर देखिए आप कोई बच्चा आपने ऑब्ज़र्व किया हो आपके आसपास या आपके खुद के बच्चे हों, तो देखो इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं। अगर कोई 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा है और उसने किसी खिलौने की ज़िद पकड़ ली है, कोई मतलब अपने फ्रेंड्स के पास या अपने कज़न्स के पास उसने कोई खिलौना देख लिया है, तो उसको वही उसी टाइम चाहिए होता है। आप उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि आप बाद में लाके देंगे। हाँ, हो सकता है कि वो किसी और काम में लग जाए तो भूल जाए या फिर आप भुला दें उसको, लेकिन उसको फिर अगर दिख जाएगा तो वो उसको लेने की ज़िद करेगा। तो वो समझ नहीं पाता है, वो सिर्फ वर्तमान स्थिति को ही अनुभव करता है। देखिए पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की सीमाएं क्या होती हैं। इस अवस्था में बच्चा दूसरे का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता है। दूसरे का दृष्टिकोण मतलब अपने माता पिता या जो भी उसके केयर टेकर है उनका दृष्टिकोण नहीं समझ पाता है। कोई बच्चा अगर अमीर है तो उसे ये नहीं पता कि मेरे माँ बाप अमीर हैं तो मुझे बहुत अच्छे से दिला सकते हैं। कोई बच्चा गरीब है तो उसको ये नहीं पता है कि भाई मेरे माँ बाप ये नहीं दिला सकते हैं, तो भी वो ज़िद करेगा। लेकिन मतलब बच्चे को तो क्या होता है कि ये चीज़ चाहिए तो चाहिए ही होती है। तो ये इस अवस्था में जो है बच्चा दूसरे का दृष्टिकोण समझ नहीं पाता है। सेकंड जो संबंध परक शब्दावली को नहीं समझ पाता। संबंध परक शब्दावली मतलब कि जैसे हम लोग घुमा फिरा के बातें करते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, ये हम कल दिला देंगे आपको, परसों दिला देंगे, आज ऐसा नहीं है वैसा नहीं, नहीं भाई हमें तो आज ही इसको चाहिए। तो शिशु जो है, शिशु से एक ऊपर जो अवस्था होती है, बालक की जो अवस्था होती है, वो बहुत ही अनोखा काल तभी कहा गया है। हमने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। इस अवस्था को बहुत अनोखा काल कहा गया है। इसमें बच्चा जो है वो किसी की मानता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 7 से 12 वर्ष तक लिया गया है। ये उत्तर बाल्यावस्था भी कहलाती है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, उसको हम लोग मूर्त अवस्था बोलते हैं। जो सामने दिखाई दे रही हैं वो है मूर्त अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चे की चिंतन प्रक्रिया में सार्थक विकास होता है, किंतु अभी भी वह व्यस्त चिंतन नहीं कर पाता है। देखिए व्यस्त चिंतन का मतलब होता है कि सोच नहीं सकता है। जो सामने जो चीज़ दिखाई दे रही है उसके लिए वही सत्य है, जो इसके पीछे चल रहा है वो बिल्कुल भी असत्य है। मतलब उसे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। देखिए आप किसी बच्चे के सामने मान लीजिए कि आप बहुत ही मीठे बोल दीजिए, है ना, बहुत ही अच्छे से बिहेव कर दीजिए। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये बता रही हूँ, कोई और इसे अपने किसी रिलेशन से किसी चीज़ से रिलेटेड ना करें, सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि किसी के बच्चे के पेरेंट्स और उनके जो रिलेटिव हैं उनका कोई ख़ास संबंध नहीं है आपस में, लेकिन वैसे मन से इतना संबंध नहीं है, लेकिन मान लीजिए वो किसी शादी ब्याह में मिल रहे हैं, तो जो आपका बच्चा है वो उनसे मिल रहा है और उनसे बात कर रहा है, तो वो उनसे मीठा बोल रहे हैं, हाँ बेटा कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो। तो उनको, उस बच्चे को अपने माँ बाप और जो कज़न जो आपके रिलेटिव हैं उन दोनों का रिलेशन नहीं समझ में आता है कि अच्छा है या बुरा है। उसे तो सिर्फ यही दिख रहा है कि वो मुझसे अच्छे से बोल रहे हैं तो ये अच्छे ही हैं, ठीक है। तो वो व्यस्त चिंतन नहीं कर पाता है, यानी दूर की नहीं सोच पाता है, अंदरूनी क्या चल रहा है किसी के दिमाग में वो नहीं चल पाता है। जो सामने दिखाई दे रहा है वही उसके लिए सत्य है, ठीक है। क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से देखता है, यानी जो क्रियाएं हैं उसको क्रमबद्ध रूप से देखता है। कैसे क्रियाओं से, मैंने नीचे आपको डायग्राम दिया हुआ है, एक कुत्ते का दिया हुआ है, एक बिल्ली का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बिल्ली की मान लीजिए 4 टांगे हैं, ठीक है। अब इसको ये पता चल गया कि बिल्ली की 4 टांगे हैं, लेकिन उसको ये भी दिख गया कि पास में कुत्ता भी बैठा हुआ है तो उस कुत्ते की भी 4 टांगे हैं। तो इस तरीके से क्रमबद्ध जो है वो क्रियाओं को देखता है कि अच्छा बिल्ली की 4 टांगे होती है तो कुत्ते की भी 4 टांगे होती हैं। इस तरीके से अब वो और चीज़ों को भी रिलेट करेगा।
फिर देखिएगा अच्छा अधिकतर जानवरों की जो टांगें होती हैं वो 4 होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्रमबद्ध रूप से वो चिंतन करने लग जाता है इस अवस्था में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जीन पियाजे की 4th और लास्ट अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से ऊपर की होती है। इसमें क्या होता है, देखिए इस अवस्था में बालक एक साथ अनेक तथ्यों को समझकर विश्लेषण करने के योग्य हो जाता है। ये जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है इसको हम लोग अमूर्त अवस्था भी बोलते हैं। आप अपने नोट्स में इसको अमूर्त अवस्था भी लिख सकते हैं। अमूर्त अवस्था का मतलब होता है कि बच्चा जो होता है वो सोचने विचारने में सक्षम हो जाता है, यानी उसकी जो तर्कपूर्ण और जो सोचने की क्षमता है वो अब तथ्यों को समझकर हो जाती है। मतलब उसको अब अच्छे और बुरे का, अपने फ़ायदे का और नुकसान का अनुभव होने लग जाता है, ठीक है। जो उसका अगर नुकसान है तो उसका विश्लेषण करेगा, अपना जो फ़ायदा होगा उस चीज़ को वो ज़्यादा देखेगा। स्वयं की आलोचना करना प्रारंभ कर देता है। आलोचना का मतलब है यहाँ पर जो है उत्तर बाल्यावस्था के बाद की जो स्टेज है वो ये है। तो इसमें थोड़ी किशोरावस्था का प्रारंभ हो जाता है। तो आलोचना का मतलब है कि मैं दिखता कैसा हूँ, मेरा स्किन कलर कैसा है, मेरे पिंपल्स निकल के आ गए हैं, मेरे बाल छोटे हैं, मेरे बाल बड़े हैं। तो इस तरीके से जो है अपने आप की खुद की आलोचना करने लग जाता है। मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरे कैरियर का क्या होगा। तो कुछ इस तरीके की सोचने विचारने की क्षमता जो है वो इस अवस्था में आ जाती है, जिसको औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं जो कि हमने पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में लिया था, कि जो बच्चा है मूर्त अवस्था में लिया था। जो बच्चा है वो उसने अपने रिलेटिव्स को देखा। अब रिलेटिव्स को देखा 12 वर्ष के बाद में, तो उसको क्या होता है, अब समझ में आने लग गया कि हमारी फैमिली के और इनकी फैमिली के रिलेशंस जो हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो वो हाय हेलो ज़रूर करेगा, लेकिन उसके मन में ये रहेगा कि हाँ चलो, लेकिन वो बोलेगा नहीं, सामने बोलेगा नहीं, अपने अंदर ही ये चीज़ रखेगा। तो इसको मतलब औपचारिक रूप से वो उनसे भेंट करेगा, लेकिन उसके मन में एक शंका रहेगी कि हमारा रिलेशन हमारे रिलेटिव्स के साथ अच्छा नहीं है। तो इस तरीके की अवस्था को जो है वो बोला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जीन पियाजे के बाद में एक साइंटिस्ट थे जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास, जिन्होंने जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, लेकिन इतना विख्यात नहीं हुआ जितना कि जीन पियाजे का हुआ। उन्होंने बहुत ही अच्छे इन्वेस्टिगेटेड किया था और 4 अवस्थाओं को संपूर्ण तरीके से समझाया था। ब्रूनर इतना नहीं समझा पाए थे, लेकिन फिर भी उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन्होंने 3 अवस्थाओं में विभाजित किया था। सबसे पहली अवस्था जो है वो है क्रियात्मक अवस्था, सेकंड है प्रतिबिंबात्मक अवस्था और थर्ड है संकेतात्मक अवस्था, ठीक है। प्रथम अवस्था में बालक छूकर, मोड़कर, काटकर अनुभव करता है, क्योंकि क्रियात्मक अवस्था है तो इसमें सारी क्रियाएं के अनुसार बच्चा जो है वो कार्य करता है। फिर आपका आता है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसमें कि मानसिक प्रतिबिंबाओं द्वारा अंत में वो समझने लगता है। मतलब क्या होता है, मानसिक क्रियाएं यहाँ पर प्रारंभ हो जाती हैं और अंत में जो है वो शब्दों का प्रयोग और चिंतन करने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले वही, जैसे कि पियाजे ने कहा था कि इंद्रिय जनित कामक अवस्था है, तो यहाँ पर बच्चा जो है छूकर, मोड़कर, काटकर अनुभव करता है। उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक थी। यहाँ पर बच्चा जो है वो मानसिक प्रतिबिंब आत्माओं को द्वारा समझने लगता है, और लास्ट जो है वहाँ पर अमूर्त था, यहाँ पर संकेतात्मक अवस्था है, ठीक है। ये थे जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास। अब देखते हैं हम कुछ प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से और इस टॉपिक की दृष्टि से। देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न फर्स्ट है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में हुआ था। तो ज्ञानेंद्रियां जो थी वो इंद्रियों से रिलेटेड है, संवेदी गामक अवस्था से रिलेटेड है। तो ये हम लोग कह सकते हैं इंद्रजनित गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन से पकड़ में आ जाएगा। पहला है वैचारिक क्रिया अवस्था, तो बच्चा शिशु वैचारिक थोड़ी करेगा, विचार थोड़ी करता है।
नेक्स्ट है संवेदनात्मक स्थिति अवस्था। तो मैंने आपको की पॉइंट बताया था कि संवेदी गामक अवस्था या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था और संवेदी गामक अवस्था को आप की पॉइंट समझे। तो यहाँ पर देखिए संवेदनात्मक वर्ड आ गया है, तो इसको आप एक बार रखिए। दो और ऑप्शन है, उनको देखते हैं। विवेचना रहित विचार अवस्था, तो विचार तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, दोनों विचार से रिलेटेड है। संकल्पना एवं प्रतिकारात्मक विचारों, ये यहाँ पर भी विचार आ गया, तो इसको भी हम लोग कट कर देंगे। तो सेकंड इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका सेकंड, वो है जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। जो जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत पे नहीं है, नैतिक विकास सिद्धांत पे नहीं है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत पे नहीं है। हम जैसे इस टॉपिक का ही नाम पढ़ रहे हैं तो इसका नाम है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। मैंने इसमें 2 ही प्रश्न लिए थे, यही इम्पॉर्टेंट है। बाकी पूर्व सक्रियात्मक, संक्रियात्मक और जितने भी इंद्रियजनित गामक अवस्थाएं हैं वो जैसे ही हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगी हम एक पूरे टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे जिसमें आपको जो मिनिमम है 50 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको दूंगी, जो जिससे कि आपकी फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी और उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कैसा लगा कंटेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करें। ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।